गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे लिविंग वर्ड्स। लिविंग वर्ड में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लिविंगनेस। लिविंगनेस से में लाइफ, जीवन। लाइफ क्या होती है कि सारी इवेंट्स और एक्टिविटीज विच इज अराइजिंग फ्रॉम द बर्थ, पैदा होने के बाद और मरने तक जो भी एक्टिविटीज होती हैं all are considered as the life. So life is all total activities or events which start from birth to death. क्लियर ये पॉइंट कि सारी एक्टिविटीज और इवेंट्स जो जन्म से मृत्यु तक, डेथ कौन सी? नेचुरल डेथ, तो ये कहलाती है हमारी लाइफ। तो कुछ जो मोस्टली ऑर्गेनिज्म हैं इस पृथ्वी पर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो यूनिक और बेसिक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं। मीन्स दैट चाहे वो हमारे यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स हों और चाहे हमारे कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स हों, बहुत सारे हमारे पृथ्वी पर बहुत डाइवर्स फॉर्म के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो जिसमें फंगी है, एल्गी है, बैक्टीरिया है, इंसेक्ट्स हैं और मैमल्स और वर्टिब्रेट्स। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं। इनमें कुछ सिंगल सेल्ड भी होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन लेवल बढ़ता जाता है और ये मल्टी सेलुलर भी हो जाते हैं। चाहे वो सिंगल सेल्ड हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, वो सारे ऑर्गेनिज्म कुछ बेसिक फीचर्स शेयर करेंगे। शेयर का मतलब है कि जो एक्टिविटीज है उनकी बॉडी के अंदर वो नियर अबाउट टू सिमिलर होती है। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज उन कॉमन फीचर्स के बारे में जो कि यूनिक होते हैं और बेसिक होते हैं और जो कि सभी में शेयर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ। नेक्स्ट
रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म। अभी हम लोग इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। मैं भी आपको पहले एक्सप्लेन कर दूंगा, आफ्टर दैट कुछ नोट सुनाऊंगा, वो आप लोग लिख लीजिएगा। आफ्टर दैट होम्योस्टैसिस, एंड नेक्स्ट वन respond to sense environment. And next, cellular organization. तो पहले मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि ग्रोथ का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो वो सेल से मिलकर बना होगा। तो सेल के मास में और साइज में जब इंक्रीजमेंट होता है तो उसको हम ग्रोथ बोलते हैं। ओके, तो ग्रोथ मीन्स इंक्रीजमेंट ऑफ द मास एज वेल एज साइज ऑफ द सेल इज नोन एज द ग्रोथ। तो ग्रोथ में होगा क्या, बेसिकली 3 स्ट्रेटेजीज होती हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ग्रोथ को ही, इस ग्रोथ में जो सेल है वो क्या क्या एक्टिविटी शो करती है। तो सबसे पहले जो सेल है हमारी वो प्रोलीफरेट हो जाती है। प्रोलीफरेशन का मतलब डिवाइड होना, डिवीजन होना, बट जाना। तो सबसे पहले क्या हुआ, सेल जो है प्रोलिफरेट हो गई। उसके बाद में सेल इनलार्जमेंट, अब जो सेल है जब डिवाइड हो रही है यानी कि सेल अब बड़ी भी होगी। इनलार्जमेंट का मतलब होता है बड़ा होना, इंक्रीजमेंट। एंड थर्ड वन है सिक्रीशन ऑफ मैट्रिक्स, और इसको हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये सेल से सिक्रीट होता है, और जैसे एग्जांपल मैं आपको बता दूं, such as fibers of connective tissue. कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले क्या हुआ, ग्रोथ में मास कैसे इंक्रीज होगा सेल का, साइज कैसे इंक्रीज होगा, जब तक सेल प्रोलिफरेट नहीं होगी, लीफ डिवाइड नहीं होगी, जब तक सेल बड़ी नहीं होगी, और जब तक और भी सिक्रीशंस नहीं निकलेंगे उस सेल से और वो डिपॉजिट। तो एक तो ये पॉइंट हुआ ग्रोथ में। सेकंड वन है कि जो ग्रोथ है
इसमें दो सब्सटेंस, टू काइंड्स ऑफ सब्सटेंस आर इन्वॉल्व, टू काइंड्स ऑफ सब्सटेंस आर इन्वॉल्व। कौन कौन से वो दो हैं, तभी ग्रोथ होती है सेल की। पहला है प्रोटोप्लाज्मिक, ये वर्ड है, इसका मीन्स पता होना चाहिए। प्रोटोप्लाज्मिक का मतलब होता है, प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस का मतलब इंक्लूडिंग साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। बेटा प्लाज्म वर्ड जहां भी आ जाए, कहीं पर भी मीन्स दैट किसी भी लिक्विड की बात हो रही है। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जो दो टाइप्स के सब्सटेंस हैं, उनमें पहला हो गया प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस, जिसमें क्या क्या चीजें आती हैं, केवल सेल का साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। सेकंड वन है आपका एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस, एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस। इसमें एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस में सेल क्या करती है, कुछ और भी सिक्रीशंस करती है, जैसे मैंने आपको समझाया था ECM, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये ECM क्या होता है, डिपॉजिट होता चला जाता है किसमें, बोन मैरो as well as कनेक्टिव टिश्यू। जहां भी है बॉडी के अंदर, वहां पर ये डिपॉजिट हो जाता है। बोन मैरो कहां पाई जाती है, मैं आप लोगों को बता दूं एक जनरल। Suppose this is the bone. I think you know bone is made by the calcium phosphate. Calcium phosphate. इस अगर हम बोन को कट करें तो इसके अंदर डार्क रेड कलर का मैट्रिक्स होता है, डार्क रेड कलर। जो डार्क रेड कलर का मैट्रिक्स होगा, इट इज नोन एज द एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स एंड इट इज नोन एज द बोन मैरो। ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो दो सब्सटेंस हुए, दो टाइप्स के सब्सटेंस हुए, प्रोटोप्लाज्मिक जिसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आता है, एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस जिसमें हमारा ECM आता है, जो कहां पाया जाएगा, बोन मैरो में और कनेक्टिव टिश्यू। अब हम बात करेंगे कि और कई सारे सिक्रीशंस होते हैं जो सेल करती है। जैसे मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे सिक्रीशंस है बॉडी में, जो हमारी स्वेट ग्लैंड है
जिससे हमें पसीना स्वेट ग्लैंड, या जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, तो उनसे जो सिक्रीशंस होते हैं वो सिक्रीशंस एपोप्लाज्मिक नहीं कहलाते। क्यों नहीं कहलाते? अभी मैंने बताया कि जो सिक्रीशंस ऑफ द सेल है दे आर कंसीडर्ड एज द एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस लाइक ईसीएम, बट sweat as well as digestive juice मैं आपको बता दूं, स्वेट का मतलब पसीना हमारी बॉडी में आता है, ठीक है। कहां से सिक्रीट होगा? स्वेट ग्लैंड से, और डिटेल में एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। जो भी हमारी बॉडी का सिक्रीशन है वो बेटा बॉडी में दो टाइप की ग्लैंड से निकलता है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक एंडोक्राइन ग्लैंड। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उनका सिक्रीशन डायरेक्ट हमारी बॉडी की सरफेस पर होता है, जैसे टीयर्स, आंसू, पसीना, स्वेट ग्लैंड डायरेक्ट आता है बॉडी के ऊपर। और डाइजेस्टिव जूस, ये हमारा जो भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, एलिमेंट्री कैनाल, उसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि हमारे जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं तो माउथ में ही हमारा एमाइलेज, आफ्टर दैट गैस्ट्रिक जूस, स्टमक में बहुत सारे जूस हैं, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है। तो ये सारे जो जूस हैं दे आर नॉट come in the category of apoplasmic substance. क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी में सेल के द्वारा सिक्रीट होंगे और रिमूव्ड भी हो जाएंगे, डिपोजिशन नहीं होता है इनका। तो डिपोजिशन नहीं है तो ग्रोथ नहीं है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट वन पॉइंट है हम लोगों का ग्रोथ में, थर्ड वन पॉइंट है हमारा कि जो ग्रोथ है किस पे डिपेंड करती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटाबॉलिज्म। ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब जो भी हमारी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर जो रिएक्शंस हो रही है, केमिकल रिएक्शंस हो रही है, जिनको हम बेसिकली बायोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। The chemical reaction will take place inside the body or inside the cell is considered as the biochemical reaction. Example, digestion of food है, excretion है, absorption है, respiration है, including the photosynthesis in the plant, all are considered as the biochemical reaction. तो जो growth है वो मेटाबॉलिज्म पर डिपेंड करती है। अगर एक पॉइंट है, मेटाबॉलिज्म का एक पार्ट होता है एनाबॉलिज्म, ये अभी हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में डिस्कस करते हैं। एनाबॉलिज्म अगर इक्वल है सेकेंड पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म के, मींस दैट कैटाबॉलिज्म। तो there are no growth will take place. एनाबॉलिज्म का मतलब होता है बेटा सिंथेसाइजिंग, और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है डिग्रेडेशन और ब्रेकडाउन, टूटना,
बनना और टूटना। अगर ये दोनों रिएक्शंस, all these two reactions are come in the category of metabolic। अगर ये दोनों रिएक्शंस आपस में इक्वल है तो सेल की भैया कोई ग्रोथ नहीं होगी। ये पॉइंट क्लियर। अब अगर एनाबॉलिज्म मतलब बनने की क्षमता या जो सिंथेसाइजिंग कैपेसिटी है वो ज्यादा है, ग्रेटर देन कैटाबॉलिज्म ग्रोथ होगी। ग्रोथ पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट वन केस ग्रोथ में इफ कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंस or breakdowns chemical reaction is greater than anabolism, तो डीग्रोथ। डीग्रोथ का मतलब रिड्यूस, कम हो जाना, डीग्रोथ है। ये ग्रोथ के तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। मेटाबॉलिज्म के पार्ट है एनाबॉलिज्म है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब टू बी सिंथेसाइज्ड एंड कैटाबॉलिज्म का मतलब टू ब्रेक डाउन। तो जब एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं, तो ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि सब बराबर। जितना सपोज है, एक छोटा सा एग्जांपल एक मैं आपको दे रहा हूं। मैंने 5 मैंगो परचेज किए और पांचों के पांचों मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए अपने भाई बहनों में। हमें क्या मिला? कुछ नहीं। मीन्स दैट नो प्रॉफिट, नो ग्रोथ। 5 मैंगो लिए, 4 मैंगो दे दिए। 5 मैंगो मीन्स दैट सिंथेसाइज। 4 दे दिए, यानी कि एक अभी मेरे पास बचा, ग्रोथ ही ज्यादा। कैटाबॉलिज्म में जस्ट अपोजिट, एक मैंने छुपा के रखा था, 5 थे, 6 के 6 चले गए। या मेरा, मैं आपको एक और छोटा क्वेश्चन में कर दूं कि 5 कोई भी मैंगो है मेरे पास और हमारी कैपेसिटी भी नहीं है और हमारे पांचों के पांचों मैंगो चले जाते हैं, प्लस वो हमसे मनी भी ले जाता है। तो यानी कि मेरा क्या रहा? दिस वन से पैसे भी ले गया और मैंगो भी ले गया। डी ग्रोथ, क्योंकि अब मैं परचेज भी नहीं कर सकता। यहां कम से कम ये तो था कि मैं परचेज कर सकता था, लेकिन यहां पर डी ग्रोथ हो जाएगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट ग्रोथ का पार्ट होता है कि ग्रोथ जो है, मैं आपको बता दूं, ग्रोथ में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ग्रोथ में कौन कौन से 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं, जो कॉमन होते हैं। नंबर 1, मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू ones from एग्जाम्पल अभी मैं दे रहा हूं, से आपको इजी टू क्लियर हो जाएगा कि सपोज कोई जायगोट है, उस जायगोट की सेल में
डिफरेंशिएशन हुआ, ब्लास्टुला बन गया। ये बेटा स्टेज है एम्ब्रियो डेवलपमेंट की। तो एक छोटी सी सेल होती है, स्पर्म और ओवा जब फ्यूज हो जाते हैं तो एक जाइगोट बन जाता है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाती है, और उसमें फिर जो है फर्दर डिवीजन होता है। तो ब्लास्टो साइट या ब्लास्टुला बोल देते हैं, ह्यूमन केस में ब्लास्टोसाइट, फिर आपका गैस्ट्रुला, और इसके बाद में आपका फीटस। तो मीन्स दैट एक सेल से एक न्यू बीइंग्स बन गया, न्यू वंस बन गया, उसको हम कहते हैं मॉर्फोजेनेसिस। सो इट इज द पार्ट ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। सेकंड वन है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में जो हमारी सेल्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, उनमें डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि हर एक सेल का अपना अपना काम होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी में जो भी टिश्यूज हैं, जो भी ऑर्गन्स हैं, उनकी जो सेल्स हैं वो उन्हीं ऑर्गन्स के लिए स्पेशलाइज्ड है। कि फॉर एग्जांपल लिवर, तो जो लिवर की सेल है वो लिवर सिंथेसाइजिंग में ही काम करेगी। जो हार्ट की सेल्स हैं वो हार्ट में ही काम करेंगे। जो हमारी किडनी की सेल्स हैं वो हमारी किडनी फॉर्मेशन में ही काम करेंगे। ऐसा नहीं होता है कि किसी बंदे का लिवर ट्रांसप्लांट करना है तो जो हमारा डोनर है उसकी किडनी में से सेल निकाला और लिवर में इंसर्ट कर दिया। नो, एक्सेसिबिलिटी, वो जो सेल है ना वो बेटा एक्सेस करती है, वो रिकॉग्नाइज करती है, आइडेंटिफाई करती है, एंड आफ्टर दैट इट इज एक्सेप्टेड। तो डिफरेंशिएशन। सो इट इज द होल टॉपिक ग्रोथ। एक मैं एक छोटा सा वर्ड डिस्कस कर रहा हूं, ग्रो एंड ग्रोथ। माइनर डिफरेंस है। ग्रो का मतलब है डिपोजिशन ऑफ एक्सटर्नल substance over the surface, over the surface. नॉन लिविंग में मैं आपको बताऊं, नॉन लिविंग में कोई भी माउंटेन है, डे बाई डे उस पर सैंड और मड डिपॉजिट होती जा रही है और उसका साइज बड़ा होता जा रहा है, वो भी ग्रो। कोई भी आपका शुगर पार्टिकल है, हम लोग मिश्री बनाते हैं, क्रिस्टल्स ऑफ शुगर, तो उसमें भी क्या होता है, डिपोजिशन ओवर द सरफेस, उसकी सरफेस के ऊपर धीरे धीरे डिपॉजिट होता जाता है। तो मींस दैट इट इज द ग्रोथ नॉन लिविंग में। और नेक्स्ट पॉइंट ग्रोथ में ही हम बता दें आपको कि ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? ग्रोथ जो है, इसीलिए मैंने ये वाला एग्जांपल दिया नॉन लिविंग का। ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये आपको नोटेबल पॉइंट्स में याद रखना है। ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये पॉइंट क्लियर? तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ characteristics of living organism,
ग्रोथ। सेकंड पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, सेकंड वन पॉइंट था रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग और प्रोडक्शन ऑफ न्यू वंस। सो प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, प्रोजेनी का मतलब होता है बेटा जनरेशन, न्यू जनरेशन। प्रोजेनी इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन तो ये कैसे प्रोड्यूस होगी प्रोजेनी? तो रिप्रोडक्शन के थ्रू। रिप्रोडक्शन दो टाइप्स का होगा, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। सेक्सुअल में जो हमारे गैमीट्स हैं, गैमीट का मतलब those cells which present in the folliculars or sex organ of the any organism. सेक्स ऑर्गन्स में मेल है, फीमेल है। अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं तो उसमें स्पर्म एंड ओवा। तो उनमें अगर फ्यूजन होता है और जाइगोट जो बनता है, सो दिस इज कम इन द कैटेगरी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में गैमीट सेल इन्वॉल्व होती है सेक्सुअल में, और एसेक्सुअल में सोमैटिक सेल। बेटा दो टाइप्स की सेल होती हैं बॉडी के अंदर, गैमेटिक सेल और सोमैटिक सेल। गैमेटिक सेल्स हैप्लॉइड इन नंबर, मतलब सिंगल क्रोमोसोम्स होगा, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, और सोमैटिक सेल्स के अंदर डिप्लॉयड होती हैं, मींस दैट ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। रिप्रोडक्शन में दो टाइप्स का रिप्रोडक्शन हुआ, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें रिप्रोडक्शन होता ही नहीं, नो रिप्रोडक्शन। Means that example, they are infertile in nature, sterile in nature. Means that example मैं आपको बता दूं, म्यूल, कुछ बी बर्गर्स, मैं इसको आपको बता दे रहा हूं, ये नाम सुना भी होगा आप लोगों ने। म्यूल्स ए हाइब्रिड स्ट्रक्चर और ए हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म, ए हाइब्रिड फॉर्म which is produced by the cross between female horse and male donkey. Mule generally hard workers होते हैं, but sterile in nature, not fertile. ऐसे ही जो हनी बी होती है, मधुमक्खी, जिससे हम लोगों को हनी मिलता है, शहद मिलता है, तो उनमें जो वर्कर्स होते हैं वो वर्कर्स भी स्टेराइल होते हैं, अनफर्टाइल होते हैं। तो इसलिए ये वाला पॉइंट नोटेबल किया कि रिप्रोडक्शन
is not defined property. Defined property of living organism. Living organism. ये वर्ड क्लियर हुआ रिप्रोडक्शन का। अब नेक्स्ट वन टॉपिक है हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट टॉपिक है मेटाबॉलिज्म। जो हमारी बॉडी है या जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उनकी सेल को ग्रोथ करने के लिए एक कॉन्टिन्यूअस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन न्यूट्रिएंट्स को पर्टिकुलर सेल तक या पर्टिकुलर टिश्यू तक पहुंचाने का जो काम होता है all these events come in the category of metabolism. तो metabolic means exchange of matter and energy of cell, और हम लोग कह सकते हैं बिटवीन द सेल, और बिटवीन द सेल, बिटवीन द सेल एंड ट्रांसफर ऑफ nutrients within the cell, within the cell is known as metabolism. हमारी बॉडी के अंदर जो सेल है उनमें जो मैटर है, मैटर का मतलब न्यूट्रिएंट्स जो हैं और जो एनर्जी है वो सेल, दो सेलों के बीच में और सेल के अंदर जाती है, वो मेटाबॉलिज्म कहलाती है। तो मेटाबॉलिज्म के जो मैंने अभी पार्ट बताए थे उसमें पहला पार्ट है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है सिंथेसिस of new product। किसी भी चीज का बॉडी के अंदर बनना, सिंथेसाइज होना कहलाता है एनाबॉलिज्म। एक एग्जांपल, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। Photosynthesis in plants। इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में जो एनिमल्स हैं CO2 को एक्सपेल करते हैं। जो एनवायरनमेंट में CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लांट्स रूट के थ्रू पानी ले लेते हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में जो प्लांट्स हैं उनकी लीफ में एक पिगमेंट पाया जाता है बेटा, उसको कहते हैं क्लोरोफिल।
मैग्नीशियम आयन पाए जाते हैं। दो रिएक्टेंट, दो रॉ मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। C6H12O6 और प्लस ऑक्सीजन और प्लस आपकी डिलाइंस कर देंगे हम लोग रिएक्शन को। एक मैंने केवल एक एग्जांपल दिया कि बॉडी के अंदर कुछ सिंथेसिस प्रोसेस होता है, तो फोटोसिंथेसिस में रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट इज मस्ट, तो यानी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है तभी तो सिंथेसिस हो रहा है किसी चीज का। अब हम दूसरा पार्ट लेते हैं मेटाबॉलिज्म का, उसको कहेंगे हम कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन का मतलब एग्जांपल सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें हम लोग जो ग्लूकोज होता है हमारी बॉडी में, लास्ट एंड प्रोडक्ट डाइजेशन के बाद ग्लूकोज होता है और ये हमारी सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ये बेटा डायरेक्ट ब्लड में एंट्री कर जाता है और वहीं पर जाके हमारा डाइजेशन होगा। तो ये जो ग्लूकोज होता है सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में कन्वर्ट होता है। बहुत सारे इसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में पढ़ेंगे। तो इस प्रोसेस में ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, बहुत सारी चेन्स इन्वॉल्व होती हैं। तो इट इज ए इंडिविजुअल टॉपिक। क्लियर? तो दिस वन इज कम इन द कैटेगरी ऑफ कैटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म कंसिस्ट टू पार्ट, एनाबॉलिक रिएक्शंस एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन में हम लोग प्रोडक्ट को सिंथेसाइज करते हैं और कैटाबॉलिक रिएक्शन में हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। ये पॉइंट क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस का मतलब होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल्स हैं या इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो अपना टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर और इंटरनल कंडीशंस कैसे मेंटेन करते हैं विद रेस्पेक्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट। तो मींस दैट मैं आपको क्लियर कर दूं, होम्योस्टैसिस इज द मेंटेनेंस ऑफ internal conditions, internal condition to their environment, to their environment.
इंटरनल कंडीशन यानी कि ये हमारे जो बॉडी है उसमें बेटा बहुत सारे रेगुलेटरी मैकेनिज्म होती हैं। ऑर्गेनिज्म consist regulatory mechanism, regulatory mechanism। तो वो क्या करती हैं कि किसी सेल को ऑक्सीजन कितनी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स कितनी अमाउंट में चाहिए, या जो सेल के अंदर वेस्ट है वो कितनी अमाउंट में बाहर निकालना है। मींस दैट ऑल ओवर द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेल ऑर्गेनिज्म possess a phenomenon or a activity is known as the homeostasis। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि इंटरनल कंडीशंस को एनवायरनमेंट के साथ में बैलेंस बनाना, मेंटेन करना होम्योस्टेसिस कहलाता है। नेक्स्ट वन पॉइंट, यूनिक कैरेक्टर्स का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉमन होते हैं उसमें नेक्स्ट वन पॉइंट है हमारा रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। एक्सटर्नल स्टिमुलस या स्टिमुलाई बोल देते हैं हम लोग। स्टिमुलस इज द सिंगुलर एंड स्टिमुलाई इज द प्लूरल वर्ड। स्टिमुलाई का मतलब होता है संवेदनशीलता, सेंसेशन। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, प्रोकैरियोट्स हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, यूकैरियोट्स हो, all possess sense organ to aware with respect of the external stimulus। तो in this segment prokaryotes as well as eukaryotes possess sense organ, sense organ for responding the external stimuli of the environment। This one point clear। Next or last features cellular organization। इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो वन और मोर सेल से मिलकर बनती है। वन का मतलब सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा इसमें है कि सेल्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। सेकेंड वन, organism so three level of organization। organization
और जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक होगा या डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज होगी। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब है द रियलिटी, रियल फीचर्स प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, तो ये इतने 5 पॉइंट थे जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में यूनिक और बेसिक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो शेयर करते हैं आपस में, चाहे वो हमारा अमीबा या बैक्टीरिया हो, यूनिसेलुलर एल्गी हो, और चाहे वो हमारा मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स हो। उन सभी में, क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, तो उन सभी में पहला पॉइंट ग्रोथ, सेकंड वन हमारा रिप्रोडक्शन, थर्ड वन हमारा मेटाबॉलिक, फोर्थ वन हमारा रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली एंड होम्योस्टेसिस, एंड आफ्टर दैट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो दिस इज द सेगमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे इसके आगे का पोर्शन। थैंक यू वेरी मच।